गहरी रात में जियालान अकादमी के पहाड़ की पिछली ओर एक फुर्तीली आकृति जंगल के बीच छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। वह लगभग 15-16 वर्ष का एक सुंदर नैन नक्श वाला युवक था जो तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। आज के बाद युएशी के शरीर में मौजूद जहरीली आग पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। अब उसे उस दर्द को सहना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर लिन फैंग की गति 30% और बढ़ गई। ज्यादा समय नहीं लगा कि वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। बड़े भैया फैंग, आप आ गए, एक मीठी आवाज गूंजी। एक किशोरी लड़की लिन फैंग का इंतजार कर रही थी। भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसकी सुंदरता मोहक थी। लिन फैंग और सू युएशी बचपन के साथी थे। वे साथ बड़े हुए थे और उनके बीच गहरा रिश्ता था। इसके अलावा वे दोनों ही छिंगयुन कस्बे के प्रतिभाशाली थे और उसी वर्ष जियालान अकादमी में दाखिला लिया था। जियालान अकादमी में दोनों ही प्रसिद्ध प्रतिभाएं थे, लेकिन एक साल पहले साधना बिगड़ जाने के कारण सू युएशी लगभग मर ही गई थी। किसी तरह उसकी जान बच गई, लेकिन उसे रोज जहरीली आग का दर्द सहना पड़ता था। तिएनवू महाद्वीप एक योद्धाओं की दुनिया थी। हर योद्धा का अपना मार्शल स्पिरिट होता था। लिन फैंग का मार्शल स्पिरिट बेहद दुर्लभ डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट था। ये डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट उसे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा दूसरों से कहीं तेजी से अवशोषित करने की क्षमता देता था। साथ ही यह उसे निगलने की शक्ति भी प्रदान करता था। इसीलिए जब सू युएशी के शरीर में समस्या आई तो उसने लिन फैंग से अपने शरीर की जहरीली आग निकालने में मदद मांगी। सू युएशी के शरीर की जहरीली आग निकालना बेहद मुश्किल था। एक बार जहर शरीर में चला जाए तो उसे दूर करना आसान नहीं होता। लेकिन सू युएशी को इतना दर्द में देखकर लिन फैंग उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसी कारण हर पूर्णिमा की रात को लिन फैंग यहाँ आकर उसके शरीर से जहरीली आग निकालता था। पिछले एक साल में सू युएशी से जहर अवशोषित करने के कारण लिन फैंग के शरीर में भी जहर फैल चुका था। उसकी साधना छठे ची स्तर से गिरकर तीसरे ची स्तर तक आ गई थी। लेकिन जिस स्त्री से वह प्रेम करता था उसके लिए लिन फैंग को कोई पछतावा नहीं था। युएशी, बैठ जाओ, आज मैं तुम्हारे शरीर की सारी जहरीली आग निकाल दूंगा, फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, लिन फैंग ने कोमलता से कहा। धन्यवाद बड़े भैया फैंग। सू युएशी के नाजुक चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। लिन फैंग ने गहरी सांस ली और अपना मार्शल स्पिरिट चलाना शुरू किया। उसके दंतियान में एक गहरा काला भंवर उत्पन्न हुआ। जैसे ही उसने भंवर घुमाया वह उसके शरीर से निकलकर उसकी हथेली के ऊपर आ गया। लिन फैंग ने अपनी हथेली सू युएशी के निचले पेट पर रख दी। हल्की चांदनी बिखर पड़ी और दोनों को चांदी जैसे प्रकाश में ढक लिया। सू युएशी के शरीर में एक काली आग प्रकट हुई। वह काली आग उसके साधना विचलन के समय उत्पन्न जहरीली आग थी। इस समय वह तेजी से सू युएशी के दंतियान की ओर बढ़ रही थी। लिन फैंग ने अपने डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट की मदद से उस जहरीली आग को अवशोषित करना शुरू किया। उसकी नसें उभर आईं, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और आंखों में असहनीय पीड़ा झलक रही थी। जहरीली आग शरीर में प्रवेश कर उसे जला रही थी। सू युएशी को ठीक करते समय उसके मेरिडियन पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके थे। फिर भी लिन फैंग उस पीड़ा को सहता रहा। 1 घंटे बाद सू युएशी के शरीर की सारी जहरीली आग अंततः लिन फैंग द्वारा पूरी तरह अवशोषित कर ली गई। सू युएशी तरोताज़ा दिखाई देने लगी, जबकि लिन फैंग का शरीर पसीने से भीग चुका था और उसका चेहरा पीला था। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, युएशी, तुम्हारे शरीर की सारी जहरीली आग निकल चुकी है। थोड़ी देर आराम करो, जल्द ही तुम फिर से पहले जैसी प्रतिभाशाली बन जाओगी। धन्यवाद। सू युएशी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र में ठंडापन था। लिन फैंग बोला, मुझसे औपचारिकता क्यों? युएशी, काफ़ी देर हो चुकी है, चलो अकादमी लौटते हैं, मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, सू युएशी ने ठंडे स्वर में कहा। इतनी रात को कौन सा काम? लिन फैंग ने संदेह से पूछा। हाँ, निश्चित ही मेरे साथ रहने का। तभी जंगल से अहंकारी हंसी गूंजी। फिर सफ़ेद कपड़े पहना एक युवक बाहर आया। वह 17-18 वर्ष का, सुंदर और आत्मविश्वासी था। लिन फैंग उसे पहचान गया। वह युवक बाई यीफेई था, बाहरी प्रांगण का एक प्रतिभाशाली छात्र। बाई यीफेई, तुम यहाँ क्यों हो? लिन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। युएशी ने मुझे बुलाया है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि युएशी असल में मुझसे प्रेम करती है? बाई यीफेई ने घमंड से कहा। असंभव, युएशी ये झूठ बोल रहा है न? लिन फैंग हतप्रभ होकर सू युएशी को देखने लगा। सू युएशी ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, लिन फैंग, भाई यीफेई सही कह रहे हैं। मुझे उन्हीं जैसे प्रतिभाशाली लोग पसंद हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने मेरे शरीर की जहरीली आग अवशोषित कर ली और तुम्हारे मेरिडियन नष्ट हो चुके हैं। अब तुम एक अपाहिज से अलग नहीं हो। हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। अब जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है, भाई यीफेई ने मेरे लिए वायलेट सन पिल तैयार की है, जिससे मैं जल्दी तुपो कर सकूंगी। इसके सहारे मेरी साधना तेजी से बढ़ेगी और मैं निश्चित रूप से आंतरिक कक्ष की परीक्षा पास कर लूंगी।
तब हमारे बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहेंगे, इसलिए अपने भ्रम त्याग दो। सु युएशी के बेरहम शब्द सुनकर लिन फैंग पर मानो बिजली गिर गई। वह क्रोध से चिल्लाया, सु युएशी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे शरीर की जहरीली आग अपने भीतर ली और अब मेरे मेरिडियन नष्ट हो चुके हैं। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? छोटे लड़के, ये तुम्हारी किस्मत थी। जरा आईने में देखो, तुम अब एक अपाहिज हो। क्या तुम युएशी के लायक हो? बाई यीफेई ने उपहास करते हुए कहा, फिर सु युएशी की ओर मुड़कर बोला, युएशी, चलो। सु युएशी ने लिन फैंग को देखना भी नहीं चाहा। उसने सिर हिलाया और बाई यीफेई के साथ जाने लगी। सु युएशी, तुम मुझे इतना कष्ट देकर नहीं जा सकती। लिन फैंग ने उसे पकड़ लिया। छोटे लड़के, मौत को बुला रहे हो? बाई यीफेई ने ठंडे स्वर में कहा और पलटकर हथेली से हमला कर दिया। बाई यीफेई छठे आकाशीय स्तर पर था, जबकि लिन फैंग केवल तीसरे स्तर पर। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लिन फैंग उस प्रहार को रोक नहीं सका। धमाका! बाई यीफेई की हथेली लिन फैंग के दंतियान पर लगी। लिन फैंग हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा दंतियान! बाई यीफेई, तुमने मेरा दंतियान नष्ट कर दिया। लिन फैंग की आंखों में भय भर गया, फिर अंतहीन घृणा के साथ उसने बाई यीफेई और सु युएशी को देखा। सु युएशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिन फैंग का दंतियान नष्ट हो गया है, ये थोड़ा झंझट है। भले ही उसकी साधना गिर गई हो और वह प्रतिभा से कचरा बन गया हो, फिर भी वह जियालान अकादमी का छात्र है। अगर अकादमी को पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाई यीफेई हंसा, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसे मार ही देते हैं और सब खत्म कर देते हैं। सु युएशी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अंततः सिर हिला दिया। लिन फैंग कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। उसका दिल मानो 1000 तीरों से छलनी हो गया था। दर्द और निराशा से उसकी आत्मा कांप उठी। सु युएशी के प्रति उसकी आखिरी अच्छी भावना भी मिट चुकी थी। बाई यीफेई उसके पास आया, उसे उठाया और तिरस्कार से बोला, छोटे लड़के, मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करते हो? सच में मौत बुला रहे थे? ये कहकर उसने लिन फैंग को पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया। श्वा! लिन फैंग तेजी से नीचे गिरा। धड़ाम! जमीन से टकराने से पहले उसका शरीर एक बड़े पेड़ से टकराया। फिर वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गड़गड़! कुछ ही देर में बादल उमड़ आए और आकाश में गरजने लगी। बैंगनी बिजली की धाराएं आपस में उलझते हुए जैसे बैंगनी अजगर बन गईं। चटाक! आकाश में दरार पड़ गई और उस दरार के भीतर अंतहीन अंधकार था। ये पता नहीं था कि वह किसी और दुनिया से जुड़ी थी। अचानक उस अंतरिक्ष की दरार से एक अंगूठे के आकार का काला मोती बाहर निकला। वह मोती हवा में घूमा और फिर सीधे उस बेहोश पड़े लिन फैंग की ओर उड़ गया। श्वा!